गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 21 मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा पाठ पढ़ेंगे। यह एक स्मरण विधा में लिखा गया पाठ है। संस्मरण विधा मतलब समझते होगे आप लोग। संस्मरण जैसे स्मरण मतलब होता है याददाश्त, और संस्मरण मतलब हमने जो पुराने समय में देखा उसके आधार पर आज की तुलना करते हुए जो संस्मरण या निबंध लिखे जाते हैं, निबंध रूप में लिखा जाता है इसको, उसे संस्मरण विधा कहा जाता है। रामनारायण उपाध्याय द्वारा रचित यह पाठ ग्रामीण रहन सहन और संस्कृति की जानकारी हमें देता है, और इसमें लेखक ने उस गांव की परिकल्पना को या उस गांव की परिकल्पना न कहा जाए, उस गांव के स्मरण, उस गांव की यादों को याद किया है जब वो छोटा था और गांव में रहता था। आज जब वो बड़ा और परिपक्व हो चुका है तो आज उसे अपने उस पुराने गांव में से बहुत सी चीज़ें अपने गांव में नहीं मिल रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। इसलिए उसने इस पाठ का नाम रखा मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा है। मतलब जब इसने अपना वो पुराना गांव, जब वो बचपन से जो अभी तक देखता आया है, देखा तो उसको कुछ अनुभूति हुई। उस अनुभूति के आधार पर उसने यह पाठ लिखा कि मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पाठ 21 मेरा गांव मिल क्यों नहीं रहा है। जब भी मैं गांव पहुंचता हूं मेरा गांव मुझे मिल नहीं पाता। वही गलियां, वही चौराहे, नदी का वही घाट, वही बाट, लेकिन मेरे अपने गांव का कहीं पता नहीं चलता। लेखक कहता है कि जब मैं गांव जाता हूं तो मुझे वही नदियां, वही चौराहे और वही नदी और वही उसका घाट, घाट मतलब जो किनारा होता है जहाँ पर लोग नहाते, कपड़े धोते आदि हैं, और वही बाट, बाट मतलब होता है इंतजार करना, और वही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे अपने गांव का कहीं पता नहीं चलता। लेकिन वो कहता है कि मुझे अपने गांव का कहीं पता नहीं चलता। गांव की चौपाल चौसर की तरह खुली पड़ी है, लेकिन उस पर खेलने वाले मोहरे पहले ही पिट चुके हैं। वो कहता है कि जो गांव की चौपाल है वो चौसर खेल पहले खेला जाता था। 4 लोग चारों तरफ बैठते थे और बीच में पांचों का खेल खेला जाता था। तो चौपाल, गांव की जो चौपाल होती है जहाँ पर लोग वृक्ष के नीचे चबूतरे पर अपना समय बिताने के लिए आपस में गप्पें करते हुए, आपस में एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करते हुए बैठते हैं और समय व्यतीत करते हैं, तो वो चौपाल कहलाती है। तो चौपाल और चौसर दोनों की तुलना यहाँ पर लेखक ने की है, और उसने कहा है कि लेकिन उस पर खेलने वाले मोहरे जो हैं पहले ही पिट चुके हैं। उसने कहा कि जो उस चौपाल पर बैठा करते थे आज वो लोग नहीं हैं। मतलब मोहरे पिट चुके हैं कहने का मतलब ये है कि आज वो लोग नहीं है जो पहले उस चौपाल पर बैठा करते थे जब मैं अपने गांव में खेलता था या गांव में रहता था। कुछ हैं जो चीरा संभाल कर बैठे हैं, लेकिन उनमें अपने घर की दहलीज को भी लांघने की शक्ति नहीं है। कुछ ऐसे अभी भी हैं जो उस समय बैठा करते थे और आज भी हैं, लेकिन आज वो इतने अशक्त हो चुके, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अपने घर की दहलीज को, दहलीज होती है जो दरवाज़ा होता है उसके नीचे का हिस्सा, तो उसको मतलब दरवाजे को पार करने की क्षमता आज उनमें नहीं है, या उसको लांघने की मतलब उसको क्रॉस करने की आज उनमें शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। वह कुंडी का पानी और कंडे की आग परस्पर लड़कर बुझ चुकी, जिसके सहारे चिलम के दौर के साथ बातों के छोर को भी भोर से मिला दिया जाता था। लेखक फिर से अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि वह कुंडी का पानी, कुंडी मतलब पहले जो छोटे कुएं या फिर झरने होते थे उनसे पानी ले जाया जाता था, और इतना साफ पानी होता था उस समय प्रदूषण ना होने के कारण कि सीधा जाके उसको उपयोग कर लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और कंडे की आग, उपले, कंडे मतलब होता है गोबर की गाय से जो उपले बनाए जाते हैं, उनकी आग परस्पर लड़कर बुझ चुकी है। मतलब कुंडी का पानी और आग में परस्पर लड़ाई हुई और जिससे आग जो है वो बुझ चुकी है, जिसके सहारे चिलम के दौर के साथ, मतलब उस आग को जब चिलम में, जो चिलम हुक्का होता है ना, जो आपने देखा होगा कभी टीवी वगैरह में, जो हुक्का पीते रहते हैं राजस्थानी या पंजाबी लोग, तो वो चिलम कहलाती है। तो उसको पीते हुए पहले लोग रातों रात बैठे रहते थे और बातों का दौर चलता रहता था, और बातें इतनी ज़्यादा होती थी कि कब बातों ही बातों में भोर हो गई, सुबह हो गई, पता ही नहीं चलता था। गली के मोड़ पर खड़ा बूढ़ा नीम कब से बाट जो रहा है कि कोई आए और उसकी भुजाओं से झूला बांधकर
उसे भी आसमान तक ऊंचा उठने का मौका दे। यहाँ पर लेखक कहता है कि गली के मोड़ पर एक नीम का बूढ़ा पेड़ है जो इस बात का इंतजार कर रहा है, इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई आए और उसकी भुजाओं से झूला बांधकर उसे भी आसमान तक ऊंचा उठने का मौका दे। मतलब जब वो अपने तारुण्य अवस्था में था, अपनी तरुण अवस्था में था, मतलब जब युवा अवस्था में था, तो उस पर गांव के जो लड़के थे वो झूला बांधते थे और उससे आनंद लेते थे। तो उस समय उससे झूला झूलने का आनंद लेते थे। तो उस समय की यादों को लेखक आज फिर याद करते हुए कहता है कि आज ऐसा करने वाले लोग नहीं हैं कि उस बूढ़े नीम पर जो झूला डालें और नीम को भी आसमान छूने का अवसर प्रदान करें। लेकिन शरारती हवा का एक झोंका उसके सिर की पीली पत्तियों को पगड़ी की तरह उड़ा ले जाता है। लेकिन आगे लेखक कहता है कि आज जो शरारती हवा चल रही है उसके कारण जो नीम के पीले पत्ते पड़ चुके हैं, हवा का झोंका जब आता है तेज़ी से तो उन पीली पत्तियों को उस पगड़ी के समान उड़ा कर ले जाता है जो किसी बूढ़े के सिर पर रखी रहती है और अचानक हवा के आने पर वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने उस बूढ़ी नीम या बूढ़े नीम के वृक्ष की तुलना उन बुजुर्ग लोगों से की है जो सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। गांव के खलिहान से लगी झोपड़ी का वह गांव के खलिहान की झोपड़ी से लगा झोपड़ी का वह जन्मांध बूढ़ा भी अब नहीं रहा जो मेरे पाँव की आवाज़ पहचान कर पूछ उठता था, कौन, दादा हैं क्या। यहाँ पर कहा गया है कि जो गांव का खलिहान है, खलिहान मतलब होता है जब फसल कटने के बाद कटी हुई फसल को जहाँ एकत्रित करके रखा जाता है उसको खलिहान बोला जाता है। तो लेखक कहता है कि गांव के खलिहान से लगी झोपड़ी, मतलब अब उसकी सुरक्षा, उस अनाज की सुरक्षा के लिए पास ही में जो झोपड़ी बनाई जाती थी उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था जो लेखक के वहाँ आसपास पहुँचने पर उसकी पगथलियों की आवाज़ से, मतलब पैरों की आवाज़ से उसको पहचान लेता था और वो पूछता था, कौन, दादा हैं क्या। मतलब वो यह प्रश्न करता था इनको पहचान कर कि दादा आए हैं क्या, शहर से कब आए हैं। मतलब जब लेखक कभी कभार शहर से गांव आता था तो वो इनके कदमों की आवाज़ से उनको पहचान लेता था और उनसे पूछता था, आप शहर से कब आए हो। तो मैं उनसे, लेखक कहता कि मैं उनसे यही पूछता था कि आपने मुझे कैसे पहचाना। मैं उनसे पूछता, बाबा तुमने कैसे पहचाना। मेरे भरे गले से वह कहता, क्या मैं अपनी धरती से जुड़े पाँव की आवाज़ को नहीं पहचानता। तो जब लेखक उससे ये पूछता कि उसने बिना देखे उसको कैसे पहचाना, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बड़े ही सरल स्वर में बोलता कि मैं अपनी धरती से जुड़े लोगों की आवाज़ को बखूबी पहचानता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे अपने लोगों की, जो लोग धरती से जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ को ना पहचानूँ। दादा जिनके पाँव में जूते नहीं होते उनकी नंगी पगतलियों की आवाज़ जुदा होती है। उसने बताया कि जिनके पैर में जूते नहीं होते आप उनकी आवाज़ को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि जो बिना जूते या चप्पल पहने पैरों की आवाज़ होती है वो अलग होती है, जुदा होती है। जिनके पाँव में फटे जूते होते हैं उनके दर्द से फटी धरती की छाती की आवाज़ जुदा होती है। अब वो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह वो लोगों के अलग अलग स्तर के होने का अंदाज़ा लगाता है कि जो बिना जूते चप्पल के होते हैं उनके पैरों की आवाज़ कैसी होती है, जो फटे जूते पहने हुए होते हैं उनके पैरों की आवाज़ कैसे होती है। इस तरह वो उसको बताता है। और जो नालदार जूते मतलब जो जिससे चलने पर जूते आवाज़ करते हैं उन्हें नालदार जूते कहा जाता है। तो जो नालदार जूते पहनते हैं वो जब धरती को दौड़ते हैं, मतलब जब धरती पर चलते हैं, तो उनके जूतों की आवाज़ अलग होती है। तो इस तरह वह जूतों के प्रकार के आधार पर व्यक्तियों को पहचान जाता था। फिर आप तो इस धरती के आदमी है। उसने कहा कि मैं इस तरह के पहनावे जूते पहनने वाले लोगों को इस तरह मैं पहचान लेता हूँ। उसने कहा कि फिर आप तो इस धरती के आदमी हैं। उसने कहा कि आप तो इसी गांव से जुड़े हुए आदमी हैं, फिर तो मैं आपको पहचान ही जाऊंगा। कितनी ही दूर क्यों न चले जाएं, आपके पाँव की आवाज़ को मैं अपने दिल की धड़कन में सुन लिया करता हूँ। उसने कहा कि आप कितने ही दूर क्यों न चले जाएं, मैं आपके पैरों की आवाज़ को अपने दिल की धड़कनों से सुन लेता हूँ और पहचान लेता हूँ। और फिर बकरी के दूध से बनी चाय के साथ
जब वह अपनी तार तार पगड़ी के पेंच से बंधे 10 पैसे निकाल दक्षिणा में देता तो मैं कुबेर के धन पाने जैसा समृद्ध होता। और जब वो बूढ़ा मुझे बकरी के दूध की चाय पिलाने के साथ साथ अपनी पगड़ी में बंधे हुए 10 पैसे निकाल कर मुझे दक्षिणा में मतलब उपहार में देता तो मैं तो ऐसा महसूस करता जैसे मान लो मुझे कुबेर का धन प्राप्त हो गया है। इस तरह वो अपने बचपन की यादों को बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। नदी का वह भाग, नदी का वह पानी भी अब सूख चुका जिसके किनारे बैठकर अगर एक कंकरी भी फेंको तो तरंगें उठती चली जाती थी। अब तो नदी का चेहरा उभरे हुए दर्द की तरह रेत बन चुका है। उसने कहा, जब हम बचपन में या जब छोटे थे उस समय नदी किनारे जाते थे और किनारे पर पड़े हुए पत्थरों को नदी में फेंकते थे तो वो एक अजीब प्रकार की लहरें उत्पन्न करती थी जिससे हमें आनंद आता था और उसी आनंद को लेने के लिए हम वहाँ पर रोज़ खेलने के लिए जाया करते थे। लेकिन उसने कहा कि आज ना वो नदी है ना ही वो आनंद है। अब तो नदी का चेहरा उभरे हुए दर्द की तरह रेत बन चुका है, अर्थात अब वो नदी उतनी नहीं भरती जितनी उस समय भरा करती थी। अब वो एक उभरे हुए दर्द की तरह रेत बन चुका है, मतलब ऐसा चेहरा बन चुका है जिसके चेहरे पर केवल हड्डियाँ ही होती हैं। मतलब वो उसमें वो रस या फिर जो भराव है अब नहीं रहा। जिस तरह कोई चेहरा होता है, किसी बूढ़े व्यक्ति का चेहरा आपने देखा होगा किस तरह सूख जाता है, ये उसी तरह ये नदी भी बन चुकी है दर्द का चेहरा लिए हुए। अब गाँव से प्रश्नों के तीर की तरह गीत के बोल नहीं उठते। निर्मल चांदनी रात है, तारे का उदय कब होगा? तारे का उदय तो पिछली रात में होगा जब पड़ोसिन जाग जाएगी और दही बिलोने की आवाज़ के साथ चक्की का स्वर गूंजेगा। पहले गांव देहात में ऐसे गीत गाए जाते थे जिसमें एक गायक प्रश्न करता था गाते हुए और दूसरा गायक उसके तरह तरह के उत्तर देता था, उनकी तुलना किन्हीं और दूसरी चीज़ों से करते हुए। तो अब इस तरह के स्वर जो हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, ना ही ऐसे स्वर सुनाई देते हैं। गांव के जिस बाड़े में रथ से सजी गाड़ियां खड़ी रहती थी वहीं अब ठल्लुओं के साथ ठेले खड़े नजर आते हैं। गांव का गोरस बजाय चीखते बच्चों के होटल वालों की भूख बढ़ाने में लगा हुआ है। लेखक कहता है कि उस समय जब रथ की गाड़ियां चलती थी या फिर बैलगाड़ियां चलती थी तो जिस बाड़े में, बाड़ा मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर बैलगाड़ी, रथ, हाथी, घोड़े इनको रखा जाता है, तो उस बाड़े में अब ठल्लुओं के साथ ठेले खड़े नजर आते हैं। मतलब अब वो बाड़े समाप्त हो चुके हैं और उस स्थान पर ठल्लुओं के मतलब जो आलसी और अकर्मण्य लोग रहते हैं, ऐसे लोग ठेले पर मतलब अपना समय बिताने के लिए इधर उधर खड़े रहने वाले लोग जो अब वही नज़र आ रहे हैं। मतलब उस बाड़े की भूमि का स्थान अब ठल्लुओं के ठेले ने ले लिया है। गांव का गोरस मतलब जो दूध, दही, घी, मक्खन होता है उसकी बजाय चीखते बच्चों के होटल वालों की भूख बुझाने में लगा हुआ है। अब पहले जो गांव का घी, दूध और मक्खन होता था वो गांव के बच्चों को दिया जाता था जिससे वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहते थे, हष्ट-पुष्ट रहते थे, शारीरिक रूप से वो उनमें चमक होती थी। लेकिन आज उस गोरस को मतलब उन तमाम चीज़ों को होटल वालों को बेच दिया जाता है और उन बच्चों को उस गोरस से दूर रखा जाता है जिससे आज उनके चेहरों पर वो चमक नहीं दिखाई देती जो उस समय के बच्चों में दिखाई देती थी। गांव की अमराई में आम भी पकते हैं लेकिन उन पर अब कोयलें नहीं कूकती। यहाँ पर लेखक कहता है कि गांव में जो आम के बगीचे लगे हुए हैं उन पर अब वो कोयलें नहीं कूकती जो उस समय कूका करती थी। उस समय आम के बगीचे आसपास हैं, इस तरह का अनुमान व्यक्ति कोयल की आवाज़ से ही लगा लेता था। अब उस पर बैठकर जो कौए हैं वो बैठकर इस बात की चौकसी करते हैं कि कहीं आम को देखकर आम आदमी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। मतलब अब उसकी रखवाली करने के लिए, उस अमराई या आम के बगीचे की रखवाली करने के लिए एक चौकीदार रखा जाता है जो यह देखता है कि कहीं कोई व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, आम को चोरी करने के लिए आम के बगीचे में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो उपहार और गिफ्ट में आम के फलों को लोगों को यूं ही दे दिया जाता था, आज उनकी चौकसी करने के लिए लोगों को बिठाया जाता है कि कहीं कोई बिना पूछे या बिना उसके उन फलों को ले ना जाए।
इस तरह जो आपसी अपनत्व है आज वो पहले की अपेक्षा आज समाप्त हो चुका है। महुआ अब भी टपकता है लेकिन गांव की गोरियों के इशारे पर नहीं वरन ठेकेदार की ठोकर पर अब वह आंसू की तरह गलने को बाध्य है। उसने कहा कि वैसे ही महुआ जो फल होता है जो कि गर्मी के मौसम में टपकता है, बहुत ही मीठा होता है, उसमें वो अब गांव की गोरियों के इशारे पर नहीं बल्कि ठेकेदार की ठोकर पर अब वह आंसू की तरह गलने को बाध्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले लोगों का जो व्यवहार होता था वो आपस में इतना सौम्य होता था कि उनकी बातों से ऐसी मिठास झलकती थी कि लोग एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करते थे। लेकिन अब जो है वो ठेकेदार की ठोकर, मतलब जिस तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कटु शब्द बोलता है और उससे सुनने वाले के आंखों से आंसू झरने लगते हैं, अब वैसे ही वार्तालाप होने लगा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव की खेती योग्य जमीन पर गिट्टी से नींव भरकर दफ्तर बना बांटे गए ऋण से खेतों के लहलहाने का स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ पर लेखक पूछता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव की प्राकृतिक शोभा को समाप्त करते हुए उस पर गिट्टी आदि से बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं यहाँ पर, और कहीं किसी ठेकेदार द्वारा दफ्तर बनाया जा रहा है, कहीं पर खेतों के लहलहाने का स्वप्न ऋण बांट कर दिखाया जा रहा है। मतलब कहीं पर लोगों को अपनी ज़मीन बेचने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जे के रूप में अपनी ज़मीन को बेचना पड़ रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस गांव के वातावरण को समाप्त करने में लगे हुए हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो तेल घानी में बजाय तिल्ली या मूंगफली डालने के अनुदान के नोट डालकर कागज में से तेल निकालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा करता है लेखक कि तेल घानी मतलब जो तेल निकालने की मशीन होती है उसको तेल घानी कहा जाता है। तो जो तेल घानी में बजाय तिल्ली या मूंगफली के, अब तिल्ली या जो मूंगफली होती है इनसे तेल निकाला जाता है। तिल्ली का तेल निकाला जाता है और मूंगफली से उसका तेल निकाला जाता है। तो उसने कहा कि आखिर वे कौन लोग हैं जो तेल घानी में मूंगफली और तिल्ली को डालने के बजाय अनुदान के नोट डालकर कागज में से तेल निकालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब कागज से भी तेल कभी निकलता है, लेकिन वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि ऐसा होगा। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव वालों के पांव के नीचे की एकता की दरी को खींचकर उनके सर्वांगीण विकास का दावा कर रहे हैं। लेखक फिर से प्रश्न करता है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो गांव वालों के लोगों की आपसी एकता को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करके वो उनको यह स्वप्न दिखा रहे हैं कि ऐसा करने से उनका सर्वांगीण मतलब चहुमुखी विकास होगा, उनका हर प्रकार से विकास होगा। आखिर ये कौन लोग हैं जो गांव के आदमी को अपनी झोपड़ी से बेदखल कर वहां अपना दफ्तर, क्वार्टर या दुकानों का जाल बिछाकर मछली के फंसने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक फिर से पूछता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो गांव की प्राकृतिक शोभा को दूर करके यहाँ पर दफ्तर या फिर क्वार्टर, सरकारी आवास या फिर होटल या दुकानों का जाल बिछाकर, मतलब जो आधुनिकता के नाम पर प्राकृतिक शोभा को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी को मछली की तरह फंसाकर आम आदमी के मछली की तरह फंसने का इंतजार करते हुए अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसे कौन लोग हैं? लगता है उठे हुए बाजार की तरह मेरे गांव का ठाठ उठ चुका है। उसने लेखक कहता है आगे कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वह बाजार कोई बाजार जब लगने के बाद उठ जाता है, मतलब कोई गांव देहात में जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं जब वो समाप्त हो जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पान की पीक, मूंगफली के छिलके या फिर और दूसरी चीज़ों के अवशेष दिखाई देते हैं, मतलब डले हुए दिखाई देते हैं। कभी देखा है उठे हुए बाजार का सन्नाटा? लेखक आपसे पूछता है कि क्या आपने कभी बाजार लगने के बाद जब वो समाप्त हो जाता है तो उसके बाद के उस सन्नाटे को देखा है, जब वहाँ पर जो शांति फैल जाती है, जहाँ नमकीन, सेब और गुड़ी पट्टी से चिपचिपाते कागज के जूठे पन्ने हवा में उड़ते फिरते हैं। उसने बताया कि जहाँ पर नमकीन, जो बच्चे गांव में नमकीन की दुकान से कागज़ के पैकेट में नमकीन लेते हैं, सेब लेते हैं और गुड़ी पट्टी मतलब जो गुड़ से बनी हुई पट्टी होती है वो लेते हैं कागज़ पर, और खाने के बाद उन कागज़ों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो वो बाजार समाप्त होने के बाद वो इधर उधर जूठे कागज़ इधर उधर हवा में उड़ते फिरते दिखाई देते हैं। और कहीं पर पान की पीक और मूंगफली के छिलके वहाँ कहीं आदमियों के होने का आभास होता है।
यहाँ लेखक ये भी कहता है कि कहीं बाजार उठने के बाद कहीं पान की पीक दिखाई दे रही है तो कहीं पर मूंगफली के छिलके दिखाई दे रहे हैं। तो इससे इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर कभी बाजार लगा होगा। अब तो सारा ठाठ उठ चुका है। उसने बताया कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा ठाठ मतलब सारा जो सारा उत्साह समाप्त हो चुका है, या फिर सारी चहल पहल जो है वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो चहल पहल होती है तब बाजार लगा रहता है उस समय। और मैं चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरा गांव कहीं मिल नहीं रहा है। लेखक कहता है कि और मैं इन सब के बावजूद चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ गया वो मेरा गांव जो मुझे मिल नहीं रहा है, जो मैं बचपन में देखा करता था। आज वो सब कुछ बदल गया है। आज हर एक मधुर वाणी, हर एक व्यक्तियों के आपस का जो मधुर व्यवहार है उसने स्वार्थपूर्ण व्यवहार को जन्म दे दिया है। आज इस स्वार्थ से भरे हुए बाजार में आज मैं अपने गांव को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आज हर एक व्यक्ति गांव वालों के चहुमुखी विकास के रूप में अपना विकास करने में लगा हुआ है। आखिर ऐसा गांव कहाँ गया जो मैं पहले देखा करता था। तो ये था हमारा पाठ। इसके जो शब्दार्थ और ये सही जोड़ी, रिक्त स्थान, इसके प्रश्नोत्तर और PDF में आपको भेज दिया जाएगा। और आप लोगों को फीडबैक भी देना है आपकी, आप अपना वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों के माँ बाप को फ़ोन किया जा रहा है कि उनके बच्चे फीडबैक नहीं दे रहे। इसलिए इसके पहले कि आपके घर पे फ़ोन किया जाए, आप लोग अपना वर्क समय समय पर उसके वर्क करने के बाद अपनी कॉपी की फ़ोटो भेजते रहें, ठीक है, जिससे इस बात की सुनिश्चितता हो जाए कि आप अपना वर्क जो है लगातार करते जा रहे हैं। ठीक है।